अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहाब हुसैन है और आप देख रहे हैं मुझे डिजिटल उस्ताद चैनल पे। आज मैं बात करूँगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि बहुत प्रैक्टिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, मगर हमारी यंग जनरेशन में या हमारे प्रोफेशनल्स में उस तरह से अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी से लिंक किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन इज़ अ सेपरेट टॉपिक और जो ब्लॉकचेन है वो हमारा एक अलग टॉपिक है। आज मैं सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आपसे बात करूँगा। जिस तरह मुख्तलिफ़ कार्स के मुख्तलिफ़ इंजन्स होते हैं, हर डिफरेंट कार का मॉडल अलग होता है और उसका इंजन, उसमें अलग इंजन एक रखा होता है। जो ब्लॉकचेन बेसिकली एक इंजन है, इट्स एन इंजन जो कि मुख्तलिफ आपके लिए काम करता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला है वो यही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ब्लॉकचेन का इंजन काम करता है। उसके बाद बैंकिंग में अब इसको यूज़ किया जा रहा है, ट्रैवल में इसको यूज़ किया जा रहा है, मेडिसिन में इसको यूज़ किया जा रहा है। ब्लॉकचेन समझने के लिए सबसे पहले जो कि ये करेंसी के लिए यूज़ हुआ था, तो करेंसी की एवोल्यूशन ज़रा ध्यान में रखिएगा कि केव के ज़माने से, गार के ज़माने से, बार्टर सिस्टम के ज़माने से किस तरह से आपकी इकोनॉमी की एवोल्यूशन शुरू हुई। मुझे मुर्गी चाहिए, आपके पास चावल हैं, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, फिर आगे जाके उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आई, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, फिर कॉइन्स की तरफ आई दुनिया। उसके बाद जो है हमारी तारीख़ फिर पेपर करेंसी के ऊपर आई। आते आते हम लोग पिछली 2 सदी पहले हमारे जदीद बैंक्स कायम हो गए, उनके ऊपर एक रेगुलेटर भी कायम हो गया। अब बैंक्स के अंदर पैसे की हिफाजत करने के लिए वॉल्ट बनाए गए, आपका स्टाफ रखा गया, आपका कोर बैंकिंग सिस्टम होता है, आपकी एंट्रीज़ होती हैं, और ये के सारा बैंक अपने तौर पे उनको पूरा उनका ऑपरेशन रिस्क, बाकी सारे रिस्क कवर करते हुए कस्टमर के पैसे की हिफाजत करता है। अब होता यह है कि आपके बैंक के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप बड़े बड़े स्टोर में काम कर रहे हैं, आपकी पूरी एक सप्लाई चेन है, आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, आप ट्रैवल में काम कर रहे हैं, आपके पास कैश होता है, उस कैश की आप हिफाजत करते हैं, आपकी कुछ एंट्रीज़ होती हैं बैंक में, जैसे कस्टमर पैसे जमा कराते हैं या निकालते हैं। इसी तरह सप्लाई चेन में आपकी इनवॉइसेस होती हैं, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ पे यूटिलाइज़ होगा, कितने स्टोर्स हैं, ये सारे का सारा एक लेजर में जाके सेव होता है। दैट इज़ कॉल्ड लेजर। बैंकिंग लेजर होता है या आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में लेजर होते हैं। अब इन लेजर के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट को देखती है और अपने पैसे को मेंटेन करती है, मगर इस लेजर में एक प्रॉब्लम है कि इसमें फ़्रॉड हो सकता है, इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, इसमें रद्द-बदल हो सकती है और होती है। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हमारे बीइंग अ बैंकर मुझे पता है कि कितने फ्रॉड्स हुए हैं, कैसे होते हैं, कितनी चीज़ें निकलती हैं, मगर उसके साथ जो है आप अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी फ्रॉड का आंसर इस लेजर के अंदर मौजूद होता है। इसको कवर करने के लिए उसके बाद आपकी जो जितनी भी आपकी मनी है, आपकी दौलत है, उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेटर बैठा हुआ है जो कि उसको कंट्रोल करता है। कितनी प्रिंट करनी है, कितनी जो है आपने उसको कितना प्रिंट करना है, कितना यूटिलाइज़ करना है, इन सब को बैंकिंग रेगुलेटर कंट्रोल कर रहा होता है। इन सब में बहुत बड़ी कॉस्ट आती है, इसमें कॉस्ट आती है और इसमें टाइम लगता है। 2008 में बिटकॉइन का वाइट पेपर शाया हुआ। ये शाया किया था सतोशी नाकामोटो ने। अब हमें ये देखना पड़ेगा, और अभी तक ये चीज़ इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले मानते हैं कि ये अभी आइडेंटिफाई नहीं है कि सतोशी नाकामोटो कोई इंडिविजुअल थे, कोई साइंसदान थे, या इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोई एक कंसोर्शियम था या ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को राइज किया या इजाद किया। तो ये अभी एक सीग़े राज में है। इस वाइट पेपर में ये कहा गया कि आप रेगुलेटर से निकल के अपनी करेंसी डिज़ाइन करें और उसे दुनिया भर में उसको इस्तेमाल करें, अपनी करेंसी खुद राइज करें और उसको इस्तेमाल करें। उस पे जो सेफ्टी मेजर्स होंगे उसको कैसे करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वो लाई गई। इसमें सबसे पहले होता ये है, ब्लॉकचेन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले एक नेटवर्क बनाया जाता है। उस नेटवर्क पे करेंसी की मैं बात करूँगा, एक बिटकॉइन रखा जाता है, उसकी वैल्यू होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल शहाब कॉइन रखा गया और एक नेटवर्क में भेजा गया। नेटवर्क में कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप को पेश करते हैं कि जी हम आपके माइनर्स होंगे, हम आपकी एंट्री को ऑथराइज़ करेंगे। तो उसमें कस्टमर सबसे पहले उस नेटवर्क पे जाके अपना एम वॉलेट अकाउंट खोलता है, ब्रांचलेस बैंकिंग का अकाउंट खोलता है। और मैंने ब्रांचलेस बैंकिंग का अकाउंट खोला और $1 के लिए मैंने कहा कि मुझे $1 शहाब कॉइन दे दें। तो वो मेरी एंट्री जो है उस नेटवर्क पे जितने भी मेरे ऑथराइज़र बैठे हुए हैं, जिनको मैं माइनर कहता हूँ, अब आप साथ साथ अपने जहन में रखते जाएं कि आपके बैंक में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होंगे जो कि आपकी चीज़ों को ऑथराइज़ कर रहे होंगे। एग्जैक्टली वही माइनिंग वाला काम यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया भर में हो रहा है। माइनर्स का पता नहीं होता कि कहाँ पे कौन बैठा हुआ है। कोई अमेरिका बैठे हुए हैं, कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई इंडिया बैठा होगा, कोई सऊदी अरेबिया बैठा होगा। जब मैंने शहाब हुसैन ने $1 ख़रीदा तो वो एंट्री उन माइनर्स को गई, साथ में एक पज़ल भी गया। ये पज़ल मैथमेटिकल टर्म में हैश कहलाता है और हैश के साथ उसका जवाब भी जाता है कि एक माइनर को भेजा, मेरी एंट्री को भेजा और हैश भेजा और कहा क्या कि जवाब अगर 2643 आएगा तो आपने इसको ऑथराइज़ करना है। ये कहलाती है माइनिंग। अब वो माइनिंग उसका कंप्यूटर उसको हल करेगा और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पता लग जाएगा। उसमें टाइम भी लग सकता है, उसमें बाकी सब लोगों को मुख्तलिफ पज़ल गए हैं, पज़ल हल हो रहे हैं और एक टाइम के बाद वो एंट्री जो है ऑथराइज़ होती है और आपको ओके हो जाती है। वो एंट्री एक ब्लॉक के अंदर सेव होगी। दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन। ये पहला जो ब्लॉक बनेगा ये कहलाएगा जेनेसिस ब्लॉक और इसमें हर ब्लॉक जो है ब्लॉकचेन में 1 MB का होता है। 1 MB की एंट्रीज उसके अंदर सेव होंगी। वो $1 जो मैंने अप्लाई किया था जाके यहाँ पे सेव हो जाएगा, मगर सेव होने के बाद ये ब्लॉक में ओपन ब्लॉक है, इसमें यहाँ पे ये एंट्री हो गई, माइनर ने ओके कर दिया तो ये ब्लॉक ओपन हुआ और वो एंट्री यहाँ पे आ गई। अब ब्लॉक को बंद करना है ताकि ये कभी कोई और खोल ना सके और दुनिया में इसमें कहीं पे फ्रॉड ना हो सके। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर इसका हेडर हैश रखा जाता है। हेडर हैश जो है वो एक मैथमेटिकल टर्म है, बड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है कि जिन लोगों ने जो भी काम किया है इसके ऊपर वो उनके जवाबों से मिल के एक हेडर हैश बनता है। तो ये एक ऐसा अमल है कि जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको करने के लिए बहुत सुपर पावर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद इस पर मार्कर रूट लगती है। मार्कर रूट जो है वो होती है कि आपके जितने माइनर्स ने आपका काम किया है उन्होंने क्या क्या हैश, क्या क्या पज़ल सॉल्व किया और उनका क्या क्या जवाब था, वो सारे के सारे वहाँ पे कंसोलिडेट होते हैं। उसके बाद उनकी एक नॉनसेंस वैल्यू बनती है। नॉनसेंस वैल्यू भी एक मैथमेटिकल टर्म है, ये भी एक एल्गोरिथम है। ये बनने के बाद ये यहाँ पे सील हो जाता है और ये अब आपका एक ब्लॉक बन गया और ये एक लेजर बन गया। आपका ये लेजर जो है जितने भी आपके नोड के ऊपर माइनर्स हैं, जितने भी आपके नोड के ऊपर लोग हैं, उन सबको चला जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। सबको पता लग गया कि $1 की एंट्री की गई है और इसमें जो है शहाब हुसैन उस बंदे का नाम है। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये नेटवर्क चल रहा है सबको पता लग गया। अब वो करेंसी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं जाके एक जगह पे कॉफ़ी पीता हूँ आधे $1 की या आधे 50 सेंट की या 50 पैसे की। ये एंट्री उसी तरह जाएगी दोबारा माइनर्स को और एक नए हैश के साथ जाएगी, नए पज़ल के साथ जाएगी और वो एंट्री को ऑथराइज़ करेंगे और उसके बाद अब वो वापस जब ब्लॉक पे आएगी तो वो सारी नई वैल्यूज़ लेके आ रही हैं। तो जेनेसिस ब्लॉक बन चुका है, $1 उसमें एक एंट्री हो चुकी है। अब दूसरी एंट्री आ रही है। इस ब्लॉक को खोलने के लिए आपको सबसे पहली वाली एंट्रीज़ को रीचेक करना पड़ेगा। पहले वाली सील्स जो आपकी लगी है मार्कर रूट नॉनसेंस वैल्यू, उनको वो आपकी एंट्रीज़ को चेक किया जाएगा मैं एक एल्गोरिथम से। अगर वो एंट्रियाँ ठीक होंगी तो ब्लॉक दोबारा खुलेगा, वो सारी की सारी दोबारा सील होगी और बंद होगा और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सबको आपके नोट के ऊपर चला जाएगा। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है। इसी तरह अगर मैं बैंकिंग में काम कर रहा हूँ तो मैंने अपने बैंकिंग के कुछ टर्म्स बनाए हैं, कुछ केसेस बनाए हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर हैं। इंशाल्लाह बैंकिंग रेगुलेटर से मुलाकात भी है और उनको मैं ये प्रेजेंट करूँगा। इसी तरह आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ट्रैवल में हैं, आप बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप अपने इस टेक्नोलॉजी को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्लॉकचेन 2 किस्म की होती हैं, एक होती है पब्लिक ब्लॉकचेन और एक होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दैट इज़ अ पब्लिक ब्लॉकचेन। इंटरनेशनली दुनिया भर में एक नेटवर्क, पता नहीं कहाँ कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मगर वो सेफ़ है।
और प्राइवेट ब्लॉकचेन वो है जो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपनी ब्लॉकचेन को अप्लाई करते हैं। कोई भी इदारा हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी आपका ट्रैवल का इदारा, कोई भी आपका मेडिसिन, तो वो वहाँ पे सप्लाई चेन आप वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉकचेन को यूज़ करने के बाद एक तो इसमें आप फ्रॉड नहीं कर सकते, आप इसको इतने हैश कोड्स इसमें लगे होते हैं कि आप इसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ द सेफेस्ट वे। बैंक एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र करते हैं पैसे को, तो वो कुछ चार्ज भी करते हैं, वही चार्ज आपके माइनर्स यूज़ कर रहे होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी मिनिमल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसान वर्ड्स में मैंने समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा और ब्लॉकचेन को समझने के लिए। बाकी आप ब्लॉकचेन को अगर मेरे इस वीडियो के बाद आप एक बेसिक आइडिया लेने के बाद इसको आगे यूटिलाइज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।